6 अटेम्प्ट्स तक लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा कि कैसे मैंने मेरा पहला क्लाइंट क्लोज किया। उनके साथ ईमेल पर कम्युनिकेशन से लेकर व्हाट्सएप पर अपनी एक डील पिच करना और पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से भी पहले 50% एडवांस डिपॉजिट करने तक, और एंड में वो रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों क्लाइंट क्लोज करने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। इन 3 पार्ट्स में मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इस सब की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही नेगेटिव मूड के साथ। मुझे जस्ट एक ऐसे क्लाइंट के साथ डील करना पड़ा था जिसने मुझसे काम तो करवाया, मेरे थंबनेल का अपने चैनल पे यूज भी किया, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। इस वीडियो में पूरी स्टोरी कवर्ड है, यहाँ देख सकते हो। अब उस एक्सपीरियंस के बाद मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो चुका था इस पूरे जर्नी और इस पूरे चैलेंज को लेकर। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी मुझे एक चीज का प्रूफ मिल गया था, और वो था मेरे ईमेल्स के रिप्लाई का और मेरे ईमेल सिस्टम के एक्चुअली वर्क करने का। क्योंकि इस पिछले वाले क्लाइंट से भी पहले मेरे को बहुत मल्टीपल रिजेक्शन मिल चुके हैं, लेकिन उन रिजेक्शन से मैं ये चीज नहीं नोटिस कर पाया कि मैं अपने ईमेल्स का यूज करके कुछ अननोन लोगों तक रीच आउट कर पा रहा हूँ और वो मेरे को रिप्लाई भी कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वन ईमेल सिस्टम जिसको लिखना भी मैंने खुद ही सीखा है। अब जैसे मुझे इतनी सी चीज रियलाइज हुई, मुझे एक डायरेक्शन दिखने लगी। लेकिन अब मैंने ईमेल करने का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया था। जहां मैं पहले सिर्फ 10 ही ईमेल्स पर डे लिखा करता था, अब मैंने 30 ईमेल्स पर डे पर शिफ्ट कर दिया था। अब उन ईमेल्स में मैं क्या लिखा करता था, मुझे लीड्स कहां से मिलती थी, इस पूरी वीडियो में पूरी स्टोरी है। एनीवेज, मैंने 30 ईमेल्स फिर भी डेली करना जारी रखा। मैंने पहले दिन ईमेल किया, दूसरे दिन ईमेल किया, तीसरे दिन भी ईमेल किया, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था मुझे, जो कि जेन्युइनली मेरे को इतने ईमेल्स करने के बाद एक पैटर्न पता चल चुका था। मेजॉरिटी ऑफ रिप्लाईज मेरे को पहले ईमेल्स में नहीं मिलते थे। उन्हीं ईमेल्स के रिप्लाई के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते थे जब उसी थ्रेड में मैं सेकंड और थर्ड फॉलो अप करता था। लेकिन इस बार मैं लगभग 100 ईमेल्स कर चुका था और मेरे को एक भी रिस्पॉन्स ना मिलना मेरे को एंग्जाइटी से और भरता जा रहा था। हर बीतता दिन 0 मैसेज वाला इनबॉक्स और 10,000 का गोल मैं जितना बार बार सोचता जा रहा था, उतनी मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही थी और होप्स कम होते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये चीजें बदलने वाली थी। डेट थी 8 दिसंबर 2025। मैं 30 ईमेल्स का वही राउंड लगाकर सैड फेस से बैठा ही था कि मुझे एक रिप्लाई मिल जाता है, और सरप्राइजिंगली वो रिप्लाई उसी दिन ईमेल किए हुए लोगों में से ही एक था। लेकिन ये ईमेल भी मुझे थोड़ा वियर्ड, इनका सिंपली एक रिस्पॉन्स आया था पुराने किसी वीडियो के थंबनेल का, और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था विद अ नोट कि बाकी की बात हम व्हाट्सएप पे चालू करते हैं। अब ऑनेस्टली ये रिप्लाई के साथ मेरी थोड़ी होप तो बढ़ी थी, लेकिन मेरे साथ एक क्वेश्चन भी चल रहा था कि कहीं ये वाला रिप्लाई भी एक रिजेक्शन फोल्डर में ना चला जाए। अब ईमेल से कम्युनिकेशन अब व्हाट्सएप पर शिफ्ट तो होने वाली थी, लेकिन अभी भी मेरे को कोई कम्युनिकेशन का आइडिया नहीं था। लेकिन इतने रिजेक्शन फेस करने के बाद मुझे इतना तो पता लग गया था कि क्या नहीं बोलना है। हमारी बात चालू होती है इंट्रोडक्शन से। मैंने अपने बारे में कुछ बताया, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, और अब बात चालू होने वाली थी बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जिसके ये 5 हिस्से हैं। शुरुआत करते हैं वो मेरे से ये पूछने से कि क्या मैं उनका काम सही से कर भी पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने मुझे एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया कि उनका जो अभी करंट का डिजाइनर है उसकी क्वालिटी और उसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी से वो खुश नहीं है। अब उन्होंने मुझसे सीधा सीधा पूछ लिया कि क्या मैं ये 2 चीजें फिक्स कर सकता हूँ, और मैंने सीधा हाँ बोल दिया। भले मेरे पास अभी क्लाइंट नहीं है पर कॉन्फिडेंस पूरा है। लेकिन अब उन्होंने ये पूछ लिया कि मैं कैसे वो 2 चीजें फिक्स करूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ घुमा के नहीं बोलूंगा, उस टाइम मेरे को उस सवाल का जवाब पता ही नहीं था। मैंने बस वहाँ पे सिंपली AI का यूज किया था। तो थंबनेल की क्वालिटी को लेकर मैंने बोला था कि अगर जो मैं आपको थंबनेल बना के दूंगा वो आपको नहीं पसंद आता तो मैं आपसे उसका चार्ज नहीं लूंगा, क्योंकि इतने तो रिजेक्शन में हो ही गया था, इतने सारे सैंपल बनाए थे, उसके कौन सा मेरे को चार्ज कुछ मिला था। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसी चांस ले लिया, सोचा क्या ही हो जाएगा। लेकिन उनकी दूसरी प्रॉब्लम स्पीड ऑफ डिलीवरी का AI ने जवाब दिया था कि 24 आवर डिलीवरी सिस्टम तुम कह सकते हो। तो मैंने सीधा साधा वही चेप दिया। प्रॉब्लम मुझे तब दिखने लगी जब उन्होंने मेरे से मेरा काम मांग लिया। अब भले मेरे पास पोर्टफोलियो रेडी है, उसके अंदर थंबनेल्स भी बढ़िया बढ़िया है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे पता वो सारे थंबनेल मैंने डमी बनाए हुए, मैंने कोई क्लाइंट का काम तो किया नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो सच में काम करेगा भी उनके लिए कि नहीं। अब मेरे पास कोई और चॉइस तो थी नहीं, मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया, और अब शुरू होता है एंग्जाइटी का गेम। वो पोर्टफोलियो मेरा चेक करते हैं और काफी टाइम तक चेक करते हैं, और अब मैं व्हाट्सएप पे देख पा रहा था वो टाइप कर रहे हैं वो पॉपअप सा, और एक ही नेगेटिव थॉट बार बार उस टाइम आ रहा था कि ये वाला भी कहीं रिजेक्शन में ना बदल जाए। बट टू माय सरप्राइज उनका रिप्लाई आया वंडरफुल वर्क। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एग्जैक्टली उन्होंने वही रिप्लाई किया था, वंडरफुल वर्क। एंड आई वाज लाइक शायद मेरे को पहला क्लाइंट मिल गया है। लेकिन काम तो पसंद मेरे पिछले अटेम्प्ट वाले बंदों को भी आ गया था। एंड में उन्होंने मेरे को एक्सप्लॉइट ही किया था, लेकिन इन्होंने अब मेरे से पर थंबनेल के मेरे चार्जेस पूछे। इनके ये मैसेज के बाद मुझे लगा कि ये पर्सन थोड़े जेन्युइन है, तो अभी मेरे जो पर थंबनेल के चार्जेस है 500 रुपीज पर थंबनेल, वो मैंने इनको बता दिया और मैसेज सेंड कर दिया। अब लकीली उस रेट के लिए उन्होंने एग्री तो कर दिया, लेकिन अपनी एक साइड उन्होंने बीच में रखी। उन्होंने कहा अभी के लिए वो इस प्राइस पे एग्री कर दे रहे हैं, लेकिन अगर वो फ्यूचर में मेरे साथ काम करते हैं तो उनको कुछ एक बेटर प्राइसिंग चाहिए, मतलब डिस्काउंट चाहिए फ्यूचर में। अब इसके ऊपर मैं भी कुछ खास कह नहीं सकता था, तो मैंने भी उस चीज पे एग्री कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बेस्ट सिचुएशन लगी अपना पैकेज पिच करने के लिए, तो मैंने वही करते हुए उनको एक्सप्लेन किया कि अगर वो पैकेज के साथ इन फ्यूचर कभी भी कंटिन्यू करते हैं तो 50 रुपीज पर थंबनेल उनको बाद में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर के लिए भी उन्होंने एग्री कर दिया। उन्होंने कहा उस चीज के लिए वो रेडी हैं, लेकिन अभी के लिए वो पहले मेरा काम देखना चाहते हैं। अगर बाद में वो चीजें सही बैठती हैं, हमारा काम सही बैठता है, तो आगे के लिए उनको पैकेज के साथ कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने भी इसके बाद कुछ खास पुश नहीं किया, क्योंकि क्या पता अब तक जो बात बनी है वो भी बिगड़ जाती। लेकिन अब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो डिसाइड करता है कि मुझे क्या पहला क्लाइंट मिल चुका है या फिर आई लॉस्ट इट अगेन। अब यहाँ तक सारी चीजें रेडी थी आगे मूव होने के लिए, और जो चीज मैं सामने से मैसेज करने वाला था उन्होंने सामने से ही पूछ लिया, हाउ कैन वी स्टार्ट द प्रोसेस। मैंने रिप्लाई किया एक सिंगल लाइन में, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ बट वी हैव वन ऑनबोर्डिंग पॉलिसी ऑफ 50% एडवांस डिपॉजिट बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर। अगर इस लाइन में कुछ ग्रामर मिस्टेक लग रही है तो समझ लेना वो मैंने लिखा है। और बाय एनी चांस अगर ये सोच रहे हो कि इसमें वी कौन है, तो इट्स मी एंड AI। अब मुझे लगा ये 50% एडवांस वाली चीज सुन के वो कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह उठाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये मैसेज देखने के 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने 300 रुपए मेरे को ट्रांसफर भी कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, और एक प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया जिसको मेरे को उसी टाइम करना पड़ा। लेकिन उस चीज पे कोई
फोर्स नहीं था, मेरे पास 24 घंटे थे डिलीवर करने के लिए, लेकिन मैंने 2 से 3 घंटे के अंदर ही वो डिजाइन करके भेज दिया उन्हें। अब मेरा बनाया हुआ थंबनेल पहली बार अप्रूव हुआ और उनके चैनल पे यूज भी किया गया। अब इसमें 2 चीजें थी, उन्होंने 50% एडवांस तो मेरे को पहले ही दे दिया था, लेकिन अभी भी 50% अमाउंट पेंडिंग था, जो कि उन्होंने अगले दिन टू माय सरप्राइज सुबह 4 बजे पेमेंट क्लियर करी थी। लेकिन इस चैलेंज के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी मेरे दिमाग में एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी। उन्होंने शुरू में ही ये चीजें क्लियर कर दी थी कि अगर वो फ्यूचर में कभी मेरे साथ काम करते हैं कंटिन्यू, तब वो पैकेज के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें गौर करने वाला कीवर्ड ये था कि अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं तब। अब इसके 2 पॉसिबल सिनेरियोज ही निकल सकते हैं, या तो मेरे साथ फ्यूचर में काम कंटिन्यू करेंगे, विच आई होप वो करेंगे क्योंकि मेरे थंबनेल से वो सेटिस्फाइड है, लेकिन उनका अभी भी बैक ऑफ करने का पूरा चांस है, क्योंकि उनको जैसे मैंने आउटरीच करके क्लोज किया वैसे और भी लोग करेंगे और हो सकता है कि उनको कोई और बेटर प्राइसिंग वाला मिल जाए तो वो बैक ऑफ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का मेरे पास जेन्युइनली कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि मैंने कोई भी डील सक्सेसफुली क्रैक करी हो, जो कि ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए कंप्लीटली नया था। और जब भी मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसता हूं तो मैं एक ही रूट रिपीट करता हूं, जो कि सिचुएशन वाइज चीजों को रिसर्च करना। और जब मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च करी तो मेरे को कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें मिली जो शायद मेरे लिए पॉजिटिव साबित ना हो, जिसको फिक्स करने के लिए हमें ये 3 फेजेस को समझना पड़ेगा। तो ये है फ्रीलांसिंग के 3 फेजेस, बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस फेज। और अनफॉर्चुनेटली और लकीली मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे कंपटीशन तो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, लेकिन क्विट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शुरुआत होती है फ्रीलांसिंग के फर्स्ट फेज से, द बिगिनर फेज। इस फेज में 80% ऑफ कंपटीशन रियल होता ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो कुछ वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं और खुद को फ्रीलांसर या स्पेशलिस्ट बताने लग जाते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनके प्राइसेस शुरू होती हैं 50 और 100 रुपए से। इन्हें थोड़ा माइंड में रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इन स्टेज वाले लोगों के साथ मेरे लिए पॉजिटिव चीज ये है कि इनके पास कोई खास ऐसा प्रोसेस या फिर सिस्टम्स नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये क्लाइंट तक हार्डली ही पहुंच पाते हैं। और इसके ठीक बाद आता है इंटरमीडिएट जोन, जिसमें मैं हूँ। इस फेज में काफी चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाती है, काफी चीजें सिस्टमाइज हो जाती हैं, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस कम और कंफ्यूजन ज्यादा रहती है जब तक 2-3 क्लाइंट क्लोज ना कर लो तब तक। अब इस स्टेज में जो काफी सारे सिस्टम और प्रोसेसेस को सेटअप किया जाता है, या तो वो प्रूव हो जाएंगे या तो उसको इंप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे मेरा ईमेल वाला सिस्टम प्रूव हुआ है और कम्युनिकेशन वाली चीज इंप्रूव करनी बाकी है, जिसका फायदा ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि क्लाइंट तो मैं क्लोज कर ही लूंगा, भले फिर से मेरे को दोबारा 0 से चालू करना पड़े अगेन, क्योंकि सिस्टम प्रूव हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत देते हैं बिगिनर फेज वाले वो लोग जो किसी भी रेट पे काम करने को तैयार है विदाउट एनी प्लान। अब इस पे अगर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लाइंट को सिर्फ इससे मतलब है कि उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम आ सके, एटलीस्ट जब तक क्लाइंट थोड़ा मिड साइज या स्मॉल साइज है। एंड जस्ट लाइक मी, अगर उनको दूसरा कोई पर्सन आउटरीच करता है और उनको रेट थोड़ा कम बताता है तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो क्लाइंट उस तरफ शिफ्ट हो जाए। बट स्टिल कभी कभार क्लाइंट को थोड़ा ना कॉस्ट ज्यादा चुभ जाती है। और इस सब के ऊपर आता है एडवांस फेज, जहां पे मेरे को पहुंचना चाहिए। दिस इज द फेज जहां पे फ्रीलांसर के पास एक बढ़िया सिस्टम प्रूवन है और काफी सारा एक्सपीरियंस है, और क्लाइंट भी मैच्योर होते हैं, जल्दी इधर उधर नहीं भागते। और इनफैक्ट यहीं के क्लाइंट सबसे ज्यादा पे करते हैं। हाँ, इस फेज तक पहुंचने के लिए टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगता है, बट दिस इज द पोजीशन जहां क्लाइंट के लिए कॉस्ट से ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा मैटर करती है। अब इस फेज तक तो मैं प्रैक्टिस करते करते पहुंचूंगा, लेकिन सिर्फ एक क्लाइंट के भरोसे मेरे 10,000 रुपए वाले गोल तक पहुंचना काफी हार्ड है। तो आगे के क्लाइंट सर्च भी मेरा जारी रहेगा। टिल देन सब्सक्राइब, क्योंकि अगले ही अटेम्प्ट में ये चैलेंज